हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, फिजिक्स का पार्ट सेकंड में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जिसमें हमारा क्या चल रहा है, ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी। ठीक है, ऊपर क्या चल रहा है हमारा, प्रकाशिकी, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं स्टूडेंट, ऑप्टिक्स। इससे पहले भी मैं आपको ऑप्टिक्स का एक लेक्चर प्रोवाइड कर चुका हूं, जिसमें मैंने आपको ऑप्टिक्स का बेसिक बताया था। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिए। तो स्टूडेंट देखो, अगर आपकी मैं एनसीईआरटी बुक की बात करूं, आपकी एनसीईआरटी बुक में जो ऑप्टिक्स का पहला लेसन है स्टूडेंट, वो है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। किरण प्रकाशिकी तथा प्रकाशिक यंत्र तथा प्रकाशिकी यंत्र। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी बुक का पहला लेसन है। तो स्टूडेंट, अगर हम पूरा का पूरा ये लेसन पढ़ते हैं तो स्टूडेंट इस एक लेसन को पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, और न्यूमेरिकल्स जब मैं कराऊंगा तो उन न्यूमेरिकल्स को करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला है। ठीक है, अब मैंने इसी लेसन को, जो आपका एनसीईआरटी का, इसी को मैं 4 पार्ट्स में कराने वाला हूँ। सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन तथा गोलीय दर्पण, प्रकाश का परावर्तन तथा गोलीय दर्पण, ये पढ़ाऊंगा। उसके बाद में पढ़ाऊंगा अवतल पृष्ठों पर, गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन, गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन, जिसमें लेंसेज के बारे में बताने वाला हूँ। पहले लेसन में मैं दर्पण पढ़ाऊंगा, दूसरे में मैं आपको लेंस पढ़ाऊंगा। तीसरा है स्टूडेंट प्रिज्म वाला, और चौथा मैं आपको पढ़ाऊंगा स्टूडेंट प्रकाशिक यंत्र, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, ये सभी मैं प्रकाशिक यंत्र में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो जो आपका एनसीईआरटी का पहला लेसन है वो मैं आपको 4 चैप्टर्स में कराऊंगा। ठीक है, टेंशन ना लो, आपको एनसीईआरटी बुक में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं ना, वो सारे के सारे मैं कराने वाला हूँ। अपनी तरफ से भी न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, जो भी इंपॉर्टेंट है, जो भी बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं, और आपकी एनसीईआरटी बुक के न्यूमेरिकल्स भी कराए जाएंगे। तो कोई थ्योरी में बेटा कोई चेंज नहीं होता है। हो सकता है कि न्यूमेरिकल्स उसके अलग हो और मैं जो कराऊँ वो अलग हो, तो मैं आपको एनसीईआरटी बुक के न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा। जैसे हमारा चैप्टर खत्म होगा एनसीईआरटी, और जो मैं कराने वाला हूँ वो न्यूमेरिकल्स साथ के साथ कराऊंगा। तो ये जो किरण प्रकाश की वाला चैप्टर है, ये मैं आपको 4 पार्ट्स में कराने वाला हूँ। ओके, तो इससे पहले वाला जो लेसन था उसमें मैंने क्या पढ़ाया था, लेक्चर था, उसमें क्या पढ़ाया था आपको, केवल ऑप्टिक्स का थोड़ा सा बेसिक बताया था। ठीक है, तो आज से हम क्या स्टार्ट करेंगे, प्रकाश का परावर्तन तथा गोलीय दर्पण। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो, पूरा कोर्स कराएंगे जैसा आपका एनसीईआरटी बुक में पूरा पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलो इसको मिटा देते हैं, लेकिन पढ़ाएंगे अपने तरीके से, ना कि बुक के तरीके से, बस इतना सा अंतर होगा। तो सबसे पहले हम वही लेसन पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन तथा गोलीय दर्पण। प्रकाश का परावर्तन तथा गोलीय दर्पण, इंग्लिश में कहते हैं इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड स्फेरिकल मिरर्स। सबसे पहली जो हेडिंग है स्टूडेंट, वो है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, लास्ट तक वीडियो को देखना, एक एक चीज बहुत बारीकी से क्लियर करूंगा। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन कहते किसे हैं, पहले हम वो जानते हैं। जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने व पॉलिशदार किए हुए तल से टकराती है, व पॉलिशदार किए हुए तल से टकराती है, तल से टकराती है, तो वह वापस उसी माध्यम में, तो वह वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, लौट जाती है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है ये जान लो। देखो, मैं यहाँ पर डायग्राम के द्वारा इसे पूरा समझाऊंगा, टेंशन ना लो, सब कुछ आपको बहुत बारीकी से क्लियर कराया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लो डायग्राम को, ये कोई पॉलिशदार किया हुआ सरफेस है। क्या है स्टूडेंट, कोई पॉलिशदार किया हुआ सरफेस, हमने जिसके
एक सिरे पर पॉलिश कर दी है और दूसरा सिरा इसका परावर्तक बना दिया है। ठीक है, इसका नाम मैं दे दे रहा हूँ जेड जेड डैश। क्या है? जेड जेड डैश। अगर यहाँ तक क्लियर ना दिखाई दे रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, जेड डैश बना हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इस पर एक प्रकाश की किरण डालेंगे। ये प्रकाश की किरण है जो यहाँ पर टकराएगी। ठीक है, ये क्या है स्टूडेंट? कोई प्रकाश की किरण, जिसको हम क्या कहते हैं? आपतित किरण। तो ये क्या है हमारी? आपतित किरण। इसको नाम दे दो आप पी क्यू। क्या नाम दे दिया हमने इसको? पी क्यू। जहां पर ये टकराएगी वहां पर हम एक लंब डाल देंगे। जहां ये टकरा रही है वहां पर क्या डाला जाएगा स्टूडेंट? एक लंब। इस तरीके से हमने एक लंब डाल दिया जहां पर ये टकराएगी। यहाँ पर टकरा रही थी तो हमने यहाँ पर एक लंब डाल दिया है, ये इस तरीके से। इसको हम क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु पर अभिलंब। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? आपतन बिंदु पर अभिलंब। उसके बाद क्या होगा? ये किरण आई, यहाँ टकराई और टकराने के बाद ये वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी जिस माध्यम में आई थी। तो इस तरीके से आप इसको दिखा दोगे। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लो, ये क्या है स्टूडेंट? ये है हमारी परावर्तित किरण। ये क्या है? परावर्तित किरण, जिसको हमने नाम दे दिया पी क्यू आर। नाम दे दो इसको। तो स्टूडेंट हुआ क्या, हमने पी क्यू किरण को इस जो पृष्ठ दिखाई दे रहा है ना, परावर्तक पृष्ठ, इस पर डाला। तो हमने क्या देखा कि ये किरण जैसे आई थी वैसे ही उस माध्यम में लौट गई। जिस माध्यम में आई थी उसी माध्यम वापस लौट रही है। जिस कोण पर ये टकराई थी, जिस कोण पर ये आई है, तो अभिलंब के साथ जो कोण बनेगा, ये वाला जो दिखाई दे रहा है ना आपको, इसको आई नाम देंगे। ये क्या है स्टूडेंट? आपतन कोण। क्या है ये? आपतन कोण। तो आपतित किरण जिस कोण पर टकराएगी, देखो जिस कोण पर आई कोण पर टकरा रही है तो इसको क्या बोला जाएगा? आपतन कोण। ये क्या है हमारा? क्यू क्या है? आपतन बिंदु पर अभिलंब। ये पूरी किरण दिखाई दे रही है, क्या है ये? आपतन बिंदु पर अभिलंब। उसके बाद क्या हुआ? ये किरण इसी तरह से लौट गई, जिस माध्यम में आई थी उसी माध्यम में लौट रही है। जितने कोण पर ये लौटी है उसको बोलते हैं स्टूडेंट परावर्तन कोण। तो यहां पर आप ये दिखाओगे, ये हमारा आर। क्या है ये? आर। तो इस तरीके से छोटा सा प्यारा सा डायग्राम हम बना लेंगे। तो मैंने यहां पर यही बोला डेफिनेशन में, देखो क्या बोला है, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने, ये कोई चिकना सरफेस है और पॉलिशदार किया हुआ तल है, किसी चिकने व पॉलिशदार किए हुए तल से टकराती है तो वह वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। देखो इस तरीके से आई थी, उसी माध्यम में लौट गई। ये हमारा माध्यम 1 होगा, ये माध्यम 2 होगा। क्या किरण नीचे की तरफ आई? नहीं आई ना, जैसी आई थी वैसे ही लौट गई। तो यही डेफिनेशन है प्रकाश के परावर्तन की, कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने व पॉलिशदार किए हुए तल से टकराती है तो वह वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सभी के नाम लिख दे रहा हूँ स्टूडेंट। पी क्यू हमारी यहाँ पर क्या है? आपतित किरण है। क्या है? आपतित किरण। अब देखो अभिलंब के साथ और आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बना है उसको नाम कहते हैं आपतन कोण। उसके बाद लिख लो क्यू क्या है? आपतन बिंदु। क्या है? आपतन बिंदु। उसके बाद क्यू आर क्या है? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। कोण आई क्या है? आपतन कोण। क्या है? आपतन कोण। कोण आर क्या है? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। ठीक है, तो ये स्टूडेंट हमारा प्रकाश का परावर्तन कंप्लीट हो गया। किसे कहते हैं? वो सारा का सारा यहाँ जेड जेड डैश भी लिख लो। क्या है जेड जेड डैश? परावर्तक पृष्ठ है। परावर्तक पृष्ठ। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हो तो आप आसानी से बता सकते हो कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने व पॉलिशदार किए हुए तल से टकराती है तो वह वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, और इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, पी क्यू किरण आई थी, ये कोई परावर्तक पृष्ठ है, इससे टकराई और वापस उसी माध्यम में लौट गई। तो जितने कोण पर ये आ रही थी उसको आपतन कोण कहते हैं, जिस कोण से वापस जाएगी उसको हम परावर्तन कोण कहते हैं। और क्यू आर हमारी यहाँ पर क्या है? परावर्तित किरण है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखो स्टूडेंट, परावर्तन के कुछ नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। प्रकाश के परावर्तन के नियम, ठीक है, ये हेडिंग डाल लेना। तो स्टूडेंट प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम क्या कहता है? आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब
तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा। दूसरा स्टूडेंट, परावर्तन कोण सदैव, परावर्तन कोण क्या है, कोण आर है, सदैव आपतन कोण के बराबर होता है, सदैव आपतन कोण आई के बराबर होता है। तो मैं यहाँ नीचे क्या लिख सकता हूँ, कोण आई इज इक्वल टू कोण आर, कोण आई इज इक्वल टू कोण आर। तो ये दो प्रकाश के परावर्तन के नियम हैं। अब देखो मैं समझाता हूँ। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और ये आपतन बिंदु पर अभिलंब है। तीनों देखो मैंने यहाँ पर दिखाया तो बोर्ड के तल में हो गए। क्या ऐसा है कि एक किरण ऐसे आएगी और एक ऊपर की ओर चली जाएगी? नहीं ना, जिस तल में आई थी उसी में वापस लौट गई। तो हम कह सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही सरफेस में है, एक ही तल में। मैंने यहाँ बोर्ड पर दिखाया है तो क्या हो गया, ये बोर्ड के तल में हो गया। आप कागज पे बनाओगे तो कागज के तल में हो जाएगा, यही तो होने वाला है ना। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है कि जो परावर्तन कोण है, ये परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर ये प्रकाश की किरण 45 डिग्री के कोण पर आ रही है तो 45 डिग्री के कोण पर ही वापस जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि 45 पर आए और 50 पर वापस चली जाए। परावर्तन कोण और आपतन कोण के मान सदैव बराबर होंगे। ये कहता है हमारा प्रकाश के परावर्तन का सेकंड लॉ। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, क्लियर हो गया। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, ये भी क्लियर हो गया होगा। ये मैंने डायग्राम से पूरा का पूरा क्लियर करने की कोशिश की है। फिर भी डाउट है प्लीज कमेंट कर देना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका, उसके बाद मैं आगे पढ़ाने वाला हूं दर्पण। ठीक है, मिटा दें इसको स्टूडेंट। अब बहुत बारीकी से समझाऊंगा, टेंशन ना लो। इस बार 90+ कहीं ना गए, बस मेरे साथ तैयारी करते रहो आप सभी। अगली हेडिंग डालो दर्पण, मिरर। सबसे पहले जानते हैं कि मिरर किसे कहते हैं। हेडिंग डालो पहले दर्पण, दर्पण इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, मिरर। अब डेफिनेशन क्या है तो यहां लिख लो, वह चिकनी व पॉलिश की हुई सतह, पॉलिश की हुई सतह जिससे परावर्तन, जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है, जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है, कोमा दर्पण कहलाती है, दर्पण या मिरर कहलाती है। तो देखो कोई चिकनी सतह होगी, उसकी एक सिरे पर क्या हो रही होगी, पॉलिश। तो वह चिकनी व पॉलिश की हुई सतह जिससे प्रकाश का क्या होता है स्टूडेंट, परावर्तन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, मिरर्स कहते हैं। अगर हम बात करें दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो स्टूडेंट देखो दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, शायद आपने पढ़ा भी होगा। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। नंबर 1 होते हैं समतल दर्पण और नंबर 2 होते हैं गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टूडेंट समतल दर्पण के बाद। थोड़ा सा मैं आपको पढ़ा दूं समतल दर्पण क्या होते हैं। समतल दर्पण, प्लेन मिरर्स, प्लेन मिरर्स। वह गोलीय दर्पण, वह दर्पण, सॉरी नॉट अ गोलीय दर्पण, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल होता है, कोमा समतल दर्पण कहलाते हैं, समतल दर्पण कहलाते हैं। अब देखो उसका मतलब क्या है, हमें मतलब जानने से मतलब है स्टूडेंट। देखो ये क्या है, इस तरीके से कोई कांच की समतल प्लेट मान लो, इसके एक सिरे पर हमने क्या कर दी, पॉलिश कर दी। तो इसका दूसरा सिरा ये कैसा हो जाएगा स्टूडेंट, ये क्या होगा, परावर्तक तल होगा। तो यहां लिख सकते हो पॉलिश किया हुआ तल, ये क्या है, पॉलिश किया हुआ तल, पॉलिश किया हुआ तल। और ये क्या हमारा परावर्तक तल है, परावर्तक तल। सेम गोलीय दर्पण की डेफिनेशन है, बट दोनों में थोड़ा सा अंतर है।
जो हमारे समतल दर्पण होते हैं स्टूडेंट, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा है, समतल है, तो उनको हम क्या कहेंगे, समतल दर्पण। लेकिन अगर वक्रित होगा, वक्रित का मतलब यहाँ तो थोड़ा सा कर्व लेके, ना कि समतल, तो यहाँ लिखोगे वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ वक्रित होता है, मतलब कर्व्ड शेप होता है, वक्रित होता है, कोमा गोलीय दर्पण कहलाते हैं, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट इसका मतलब क्या है। गोलीय दर्पण भी आपके दो प्रकार के होते हैं, ये मैं बताने वाला हूँ आपको कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। अब कर्व शेप का मतलब क्या है, देखो इस तरीके से एक सिरे पर हमने पॉलिश कर दी और दूसरा सिरा इसका क्या हो गया, परावर्तक हो गया, तो इनको हम बोलते हैं, ये तो हो गया अवतल दर्पण। और अगर इसका रिवर्स कर दें, उभरे हुए तल पर पॉलिश कर दें, तो वो याद हमारा उत्तल दर्पण। तो जो हमारे गोलीय दर्पण है स्टूडेंट, ये भी दो प्रकार के होंगे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। इनके बारे में अभी हम विस्तृत से पढ़ने वाले हैं, टेंशन ना लो। तो दर्पण क्या होते हैं, वह चिकनी व पॉलिश की हुई सतह जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है, जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। तो जैसे दर्पण में कितने प्रकार के होते हैं, अगर आपसे कोई पूछे दर्पण के टाइप्स बताओ तो बता दो कि दो प्रकार के होते हैं, एक तो समतल दर्पण होते हैं, दूसरे हमारे गोलीय दर्पण होते हैं। समतल का मतलब क्या है कि अगर कांच की कोई समतल प्लेट है, इसके एक सिरे पर हमने पॉलिश कर दी और दूसरे सिरे को परावर्तक बना दिया, तो इनको हम बोलते हैं समतल दर्पण या प्लेन मिरर्स। गोलीय दर्पण है तो इनमें जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो थोड़ा कर्व शेप होता है। कैसा होता है स्टूडेंट, कर्व शेप, वक्रित होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण। कितने प्रकार के होते हैं गोलीय दर्पण, दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ये क्या स्टूडेंट, हमारा अवतल दर्पण है, ये वाला, और ये जो साइड वाला है ये उत्तल दर्पण है, लिख लेना। ठीक है, तो पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं आपको अवतल और उत्तल के बारे में थोड़ा सा विस्तृत से बताने वाला हूँ। टेंशन ना लो, एक एक चीज बहुत बारीकी से समझाऊंगा। ठीक है, समतल दर्पण क्लियर हो गया, गोलीय दर्पण क्लियर हो गया, अवतल और उत्तल को भी क्लियर कर लेते हैं। अभी पहले इसको मिटा देते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो अब देखो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण क्या होते हैं ये जान लो। पहले हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण। नंबर 1 डाल लो, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। यहां पे पढ़ोगे वह गोलीय दर्पण जिसमें परावर्तन, वह गोलीय दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है, दबे हुए तल से होता है, कोमा अवतल दर्पण कहलाते हैं, अवतल दर्पण कहलाते हैं। ठीक है, अब मैं यहीं पर उत्तल दर्पण की डेफिनेशन लिख देता हूं, उसके बाद दोनों को समझा दूंगा डायग्राम से। ठीक है, उत्तल दर्पण एकदम उसका उल्टा कर दो, इंग्लिश में कहते हैं इसको कॉन्वेक्स मिरर। वहां पर परावर्तन कहां से हो रहा है, दबे हुए तल से, तो यहां पर किससे होगा, उभरे हुए तल से। तो यही लिखोगे वह गोलीय दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, उभरे हुए तल से होता है, कोमा उत्तल दर्पण कहलाते हैं, उत्तल दर्पण कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो इन्हें हम समझते कैसे हैं, डायग्राम से मैं आपको पूरा समझाने वाला हूं, टेंशन ना लो। देखो यहां से मैं गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं भी बताने वाला हूं। ठीक है, तो एक ही डायग्राम में हम सब कुछ क्लियर कर लेंगे। स्टूडेंट ये कांच का कोई खोखला भाग है। ठीक है, ये क्या है, कांच का कोई खोखला गोला होता है, ये कांच का बना हुआ है। अब होगा क्या, मैं यहाँ पर इसके इस हिस्से को काट लूँ, इतना हिस्सा मैंने इसका काट लिया। ठीक है, अब इतने हिस्से में से इसके बाहरी सतह जो है
इस पर मैंने क्या कर दी, पॉलिश कर दी। क्या कर दी स्टूडेंट, पॉलिश। तो इसमें अब ये बताओ परावर्तन कहाँ से होगा, इसके अंदर वाली सतह से होगा या नहीं होगा, होगा ना। तो अब ये खोखला गोला, इसका कोई ना कोई केंद्र भी होगा। और इस दर्पण का अगर हम नामकरण कर दें तो इसका नाम हम करते हैं M1 M2। क्या, M1 और M2। ये इसका मध्य बिंदु है, ये जो दर्पण आपको दिखाई दे रहा है इसका मध्य बिंदु क्या है, ये, तो इसको नाम दे देंगे P। इस तरीके से इनको मिला दो आपस में, ठीक है। तो अब इसमें क्या देख रहे हो कि वह गोलीय दर्पण जिसमें अगर मैं इस पर प्रकाश की कोई किरण डालूं तो टकराएगी, इस तरीके से रिटर्न हो जाएगी। जैसे मैंने ये कोई प्रकाश की किरण डाली, इस तरीके से वापस आ जाएगी, होगा या नहीं होगा। तो इसमें परावर्तन कहाँ से हो रहा है, दबे हुए तल से हो रहा है। सेम हम यहाँ पर करने वाले हैं। दोनों में अंतर क्या है स्टूडेंट, वो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका इतना हिस्सा काट लेंगे। इस पूरे खोखला गोला जो आपको दिखाई दे रहा है, इसका हमने इतना हिस्सा काट लिया और इसके अंदर वाली जो सतह है उस पर हमने पॉलिश कर दिया। इस वाली सतह पर क्या कर दी, पॉलिश कर दी। इसका कोई ना कोई खोखले गोले का केंद्र होगा, तो इस तरीके से हम इसको मिला देंगे, ठीक है। अब इसमें परावर्तन कहाँ से होगा, उभरे हुए तल से। अगर हम यहाँ पर कोई प्रकाश की किरण डालेंगे इस तरीके से टकरा कर वापस आएगी, आएगी नहीं आएगी। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इसका भी नामकरण कर दो आप M1 M2, ठीक है। तो इन दोनों में आप क्या देख रहे हो कि अगर अवतल दर्पण है तो ये तो क्या है स्टूडेंट, अवतल दर्पण हो जाएगा आपका, और ये क्या है आपका, उत्तल दर्पण हो जाएगा, उत्तल दर्पण, ठीक है। तो अवतल दर्पण में परावर्तन कहाँ से होता है, दबे हुए तल से, ये दबा हुआ तल अंदर वाला। और उत्तल दर्पण में परावर्तन कहाँ से होता है, उभरे हुए तल से। क्लियर है। अब देखो ये जो गोलीय दर्पण आपको दिखाई दे रहा है, इसका जो मध्य बिंदु होगा इसको हम कहते हैं ध्रुव। क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव। इसका नामकरण कर दो, ये C है। और ये जो आपको दिखाई दे रही है डेड डैश करके लाइन, इसको कहते हैं हम लोग मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस। सेम यहाँ पर ये क्या है इसका C, और ये क्या है इसका P, और ये क्या है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, ठीक है। M1 M2 क्या हो जाएगा हमारा, गोलीय दर्पण। उम्मीद करता हूँ ये डायग्राम तो आपको क्लियर हो रहा होगा। अब मैं देखो गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं आपको बता देता हूँ। गोलीय, अगली हेडिंग डाल लेना आप सभी, गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं, कुछ मुख्य परिभाषाएं, ठीक है। ये हेडिंग डाल लेना, फ्यू डेफिनेशंस रिगार्डिंग टू स्फेरिकल मिरर्स। पहली है स्टूडेंट यहाँ पर वक्रता केंद्र। पहली क्या है, वक्रता केंद्र। अगर आपसे कोई पूछता है कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं तो देखो क्या बताओगे। ये गोलीय दर्पण है, अब ये किसी ना किसी खोखले गोले से बना है नहीं, ये आपको खोखला गोला पूरा दिखाई दे रहा है। अब ये खोखले गोले का कोई ना कोई तो केंद्र होगा। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उसी के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या, ये गोलीय दर्पण किसी ना किसी खोखले गोले का भाग है या नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पर एक खोखला गोला दिखाया है, इसका ये गोलीय दर्पण पार्ट है, तो इस खोखले गोले का कोई ना कोई तो केंद्र होगा, इसी केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। तो C क्या है यहाँ पर स्टूडेंट, वक्रता केंद्र हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए, अगली हेडिंग होगी वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है, अब उसका कोई ना कोई केंद्र होगा। तो केंद्र से ध्रुव तक की जो दूरी होगी, केंद्र से ध्रुव तक की जो दूरी होगी उसको हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ पर आप दिखा सकते हो ये R है, ये क्या है स्टूडेंट, इसकी R है। तो CP को हम क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या, और ये R मानी हमने, क्या मानी है, R। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हो तो आप क्या बताओगे कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उसके केंद्र से ध्रुव तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। उम्मीद करता हूँ ये दोनों डेफिनेशंस आपको क्लियर होगी होंगी। पहले जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको इसको मिटा के तब समझाता हूँ सारा, ठीक है। ले ले स्क्रीनशॉट, चलो पहले ऊपर से मिटा देते हैं इसको थोड़ा सा, जिससे कि आपकी समझ में पूरी तरह से आ जाए। मैं नहीं चाहता कि आपको कुछ भी डाउट रहे, एक एक चीज़ बहुत बारीकी से समझाऊंगा, टेंशन ना लो। फिर भी कोई डाउट है कमेंट कर देना, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तीसरी हेडिंग है स्टूडेंट, दो डेफिनेशंस क्लियर हो चुकी हैं, वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का, लिख लेना ये डेफिनेशन जो मैं बता रहा हूँ। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, और गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उसके केंद्र से दर्पण के ध्रुव तक की जो दूरी है इसको वक्रता त्रिज्या बोला जाता है।
तीसरी है स्टूडेंट दर्पण का ध्रुव, पोल ऑफ मिरर। अब देखो ये आपको दर्पण दिखाई दे रहा है, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब ये M1 M2 क्या है, दर्पण है, इसका कोई ना कोई मध्य बिंदु होगा, उसी मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। और डायग्राम्स में हमने इसको किससे रिप्रेजेंट किया है, P से। ये डेफिनेशंस लिख लेना, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, अपने आप लिख लेना जो बोल रहा हूँ। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, P से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। चौथा है मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस। क्या होती है मुख्य अक्ष, ये दिखाई दे रही है डेड डैश, यहाँ पर डेड डैश ये दिखाई दे रही है। तो गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या और ध्रुव को जो रेखा मिलाएगी, गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र और ध्रुव को जो रेखा मिलाएगी उसी को मेन एक्सिस बोला जाता है। तो मुख्य अक्ष आपको दिखाई दे रही है, ये क्या काम कर रही है, वक्रता केंद्र को ध्रुव से जोड़ रही है। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को जो रेखा जोड़ती है उसको मुख्य अक्ष मेन एक्सिस कहते हैं। दर्पण का द्वारक M1 M2 आपको दिखाई दे रहा है, M1 M2। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा दर्पण है, दर्पण के व्यास को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। दर्पण का व्यास क्या है, M1 M2 पूरा का पूरा व्यास होगा ना, तो दर्पण के व्यास को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। तो M1 M2 क्या है स्टूडेंट, दर्पण का द्वारक है। क्या है, दर्पण का द्वारक। उम्मीद करता हूँ ये सब कुछ क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ तक स्टूडेंट जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, डेफिनेशंस बहुत ईजी हैं, आपको इसी से सारी की सारी बनानी पड़ेंगी। अब आगे फोकस, मुख्य फोकस किसे कहते हैं, फोकस दूरी क्या होती है, ये स्टूडेंट मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, पूरा वीडियो आप देखोगे नहीं। मैं जल्दी से इन्हीं का रिवीजन करा देता हूं जो मैंने यहाँ पर डायग्राम्स बना रखे हैं। देखो पहली हेडिंग क्या थी, वक्रता केंद्र। ये दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। वक्रता केंद्र क्या है, देखो गोलीय दर्पण किसी ना किसी खोखले गोले का भाग है, उसी के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की जो दूरी है उसको वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव को जो रेखा मिलाएगी उसको मुख्य अक्ष कहा जाता है। दर्पण का जो व्यास है, दर्पण के व्यास को हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो अपने आप लिख लोगे, बहुत इजी डेफिनेशंस हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो अगली जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ स्टूडेंट, क्या पढ़ाऊंगा, यहाँ पर जो थोड़ा सा रह गया उसको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद आगे जो हमारे लेसन में है वो कंप्लीट कराऊंगा। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि रे ऑप्टिक्स मैं आपको किस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। आपका एनसीईआरटी का ही चैप्टर पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो, न्यूमेरिकल्स में उसी के कराऊंगा, साइड न्यूमेरिकल्स उसी के कराने वाला हूँ, अपनी तरफ से भी कराऊंगा और एनसीईआरटी के भी कराऊंगा। बस मेरे साथ बने रहो, पूरी तैयारी कराएंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, बहुत ही मेहनत के साथ एक वीडियो बनाता हूँ, और वीडियो को शेयर भी कर देना जिससे आपकी तरह ना बहुत सारे स्टूडेंट्स इन वीडियोज़ का फायदा उठा सकें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।